हेलो बच्चों, हम कर रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव्स। ध्यान से देखो भैया, लेक्चर 6 है आज का बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, लंबा होगा और बहुत सारा कंटेंट आज हम कवर करेंगे। अमन इंदिरा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हैलोजन डेरिवेटिव्स का एग्जॉस्टिव लेक्चर्स हम कर रहे हैं, मतलब रिवीजन के टाइम पर थोड़ा बहुत टाइम लेकर के पूरा कोर्स आपको पढ़ाएंगे जो आपको बोर्ड एग्जामिनेशंस में आएगा। हमारे लेक्चर्स के बाहर आपके एग्जाम्स में कुछ भी नहीं आएगा। ये मच मोर देन सफिशिएंट कोर्स है, ये मतलब लल्लू नहीं है, ठीक है ना। हम लोग लास्ट लेक्चर में जो करके आए थे वो हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस करके आए थे। कौन सी? हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस। यानी हम लोग दो तरह की हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शंस बेटा पढ़ा करते हैं। पहली हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन होती है बेटा स्वार्ट्ज रिएक्शन, और दूसरी होती है फिंकलस्टीन रिएक्शन। हम ये रिएक्शंस पढ़कर आए थे। फिलहाल इन रिएक्शंस का अब हमें इतना कोई लेन देन नहीं है। उसका रीजन ये है कि हम ये काम कर चुके हैं। आज के लिए एजेंडा बताया गया था कि आज हमें एलिमिनेशन पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एलिमिनेशन रिएक्शंस पढ़नी है। एलिमिनेशन से पहले हम एक दो रिएक्शंस और देख लेते हैं, देयर आफ्टर हम एलिमिनेशन शुरू करेंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है हैलोजन डेरिवेटिव की, एंड दैट इज कॉल्ड एज वुड्स रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है भैया? ये वुड्स रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड्स रिएक्शन आपको आनी चाहिए। वुड्स रिएक्शन क्या कहती है? आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होगा Rx, और इस Rx में आपने मिलाया सोडियम एटम, ये 2 मोल्स हैं इसके, और सॉल्वेंट की तरह आपने लिया बेटा ड्राई ईथर। तो ये करने से क्या हुआ? R के साथ R जुड़ गया और 2 मोल NaX बन गया। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक, इसकी खास बात, मेटल में सोडियम ही होगा, दूसरा नहीं होगा, ओनली मेटल सोडियम। और ड्राई ईथर बहुत इंपॉर्टेंट है, पानी नहीं ले सकते हैं, ड्राई ईथर ही लेना है, ठीक है। इसको याद करने का तरीका देखो, ये मैकेनिज्म नहीं है, ट्रिक है ना। मैकेनिज्म कुछ और चीज होती है। आर के साथ लगा लीजिए एक्स, आर के साथ लगा लीजिए एक्स, और 2 Na यहां रख दीजिए, और बस इन दोनों को मिला दीजिए और लिख दीजिए यहां पे ड्राई ईथर था। सूखा हुआ जरूरी है, पानी नहीं होना चाहिए। आर के साथ आर मिल गया और 2 NaX बन गया। ये याद करने का तरीका है, याद रह जाएगा, बिल्कुल याद रह जाएगा। मैकेनिज्म की बातें करें, मैकेनिज्म को समझो। इसमें 2 प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं। पहली है रेडिकल मैकेनिज्म। कौन सी? रेडिकल मैकेनिज्म, यानी फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। और दूसरी है आयोनिक मैकेनिज्म। आयोनिक मैकेनिज्म का मतलब आयंस बनेंगे, कैटायंस एनायंस बनेंगे, ठीक है। कोई बड़ी बात नहीं है कैटायन एनायन बन जाना, लेकिन देखते हैं क्या है। रेडिकल मैकेनिज्म को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जो हमारा सोडियम एटम है, ये दो एटम्स Na+ अपना कैटायन बनाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास Rx नाम की एक चीज है, यहां पे डेल्टा नेगेटिव और यहां डेल्टा पॉजिटिव, ठीक है। यहां पर मिला एक इलेक्ट्रॉन, और ये इलेक्ट्रॉन अटैक करेगा इस डेल्टा पॉजिटिव साइड पर, और डेल्टा पॉजिटिव साइड को देखकर हमारा जो लीविंग ग्रुप है CX, हेलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये निकल जाएगा। और निकलेगा तो क्या बनेगा बेटा? X तो माइनस बन के निकला। अब R को बनना चाहिए था कैटायन, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन मिल गया तो बना क्या बेटा? रेडिकल। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते तो ऐसे 2 मोल्स बनते, तो यहाँ 2 रेडिकल बनते, यहाँ भी 2 ये बनते। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं। अभी जो मेरे पास एक रेडिकल R आया है ना, जो एक रेडिकल R आया है, ये रेडिकल किसी अगले मॉलिक्यूल ऐसे डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, ठीक है ना, इसको भी रिएक्ट कर सकता है, यहां ऐसे निकाल सकता है, या फिर ज्यादा आसानी से समझना हो तो एक रेडिकल हमारे पास है और ऐसा ही दूसरा रेडिकल बना था, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे बेटा? RR, ये एल्केन बना लेंगे, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात, ये 2 Na+ और 2X हेलोजन मिलकर NaX बना लेंगे। ये बेसिक तरीका है। आयनिक मैकेनिज्म को देखो ध्यान से। आयनिक मैकेनिज्म कुछ और कहता है। आयनिक मैकेनिज्म कहता है 2Na, और यहां पे 2 सोडियम के कैटायन बनेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। हमारे पास एक ही मोल है अब Rx का, यहां 2 थे, यहां 1 है, यहां डेल्टा नेगेटिव, यहां डेल्टा पॉजिटिव। हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं,
और ये दो इलेक्ट्रॉन्स एक को ही मिलेंगे। एक को मिलने का मतलब R और ये X माइनस बाहर चला गया। कैटायन बनना चाहिए था, एक इलेक्ट्रॉन जब आएगा तो रेडिकल बनेगा, और जब दूसरा इलेक्ट्रॉन भी इसी R को मिल जाएगा तो लोन पेयर हो जाएगा और नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये बना कार्बन आयन। और ये जो कार्बन आयन बनकर आया ये किसी दूसरे RX जिसमें एक डेल्टा नेगेटिव एक डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां डेल्टा पॉजिटिव पे अटैक करेगा, X लिविंग ग्रुप की तरह बाहर हो जाएगा और हमारे लिए जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो RR और X माइनस होगा। शुरुआत वाला ये Na प्लस और बाद वाला ये X माइनस और X माइनस मिलके क्या बना लेंगे बेटा 2NaX। तो ध्यान से देखो, चाहे रेडिकल मैकेनिज्म लो और चाहे आयनिक मैकेनिज्म लो, दोनों मैकेनिज्म हमें सेम प्रोडक्ट बना रही है। ये सेम प्रोडक्ट बना रही है। खास बात क्या है, जो एल्काइल ग्रुप था वो रिपीट हो रहा है, डबल हो रहा है। डबल हो रहा है मतलब अगर मेरे पास CH3 एल्काइल ग्रुप था तो मेरे पास CH3 बन जाएगा। अगर मेरे पास CH3 एल्काइल ग्रुप था तो CH2 बन जाएगा, मिरर इमेज बन जाएगी। यानी हर बार डबल होता दिखाई दे रहा है। डबल होता दिखाई दे रहा है मतलब जो भी एल्केन मेरे पास प्रोडक्ट में बन के आएगा, प्रोडक्ट देख लीजिए क्या है, एल्केन। और एल्केन में कार्बन का नंबर जो होगा वो हमेशा कैसा रहेगा, इवन। इवन कार्बन जब होते हैं तो हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिक एल्केन्स बनकर आ रहे हैं। तो एक खास बात इसकी कि इस रिएक्शन से सिमेट्रिक एल्केन्स बनाए जा सकते हैं। प्रोडक्ट भी याद रखना है भैया कि सिमेट्रिक एल्केन्स बनते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सिमेट्रिक एल्केन बने, ठीक है, अच्छा लगा, सिमेट्रिक एल्केन बने। सिमेट्रिक एल्केन के साथ इवन नंबर हमेशा, है ना। तो ये ऑड नंबर या अनसिमेट्रिक नहीं बनाए जा सकते। तो अनसिमेट्रिक एल्केन्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड। बड़ा इंपॉर्टेंट है, अनसिमेट्रिक एल्केन्स बनाए ही नहीं जा सकते। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है बेटा, ये भूलना नहीं। अच्छा साहब नहीं बना सकते। अब यूज ऑफ ड्राई ईथर को समझो कि ड्राई ईथर साहब का यूज क्या है। सबसे पहली बात तुम्हें यह जाननी पड़ेगी कि ड्राई ईथर आखिर काम क्या कर रहा है। ड्राई ईथर जो है वो सॉल्वेंट है, और सॉल्वेंट ये पार्शियली पोलर है और पार्शियली ऑर्गेनिक है। तो ऑर्गेनिक ही मतलब ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स को भी अपने अंदर घोल लेता है और पोलर मटेरियल को भी अपने अंदर घोल लेता है। ये इसकी खास बात है। पोलर नेचर होने की वजह से, पार्शियली पोलर होने की वजह से सोडियम को अपने में डिसॉल्व करेगा, ऑर्गेनिक होने की वजह से ये एल्काइल हैलाइड को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा। अच्छी बात है। अब ड्राई क्यों? क्योंकि अगर ड्राई की बजाय तुमने मॉइस्ट ईथर लिया होता तो भाड़ में गया ईथर मॉइस्चर होता। मॉइस्चर का मतलब क्या होता, H2O, और H2O के साथ सोडियम रिएक्ट करता तो बनाता क्या बेटा, NaOH, और हाफ मोल ऑफ H2 गैस बाहर निकल जाती। ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन के चलते बहुत हीट प्रोड्यूस होती है, NaOH बन जाता है, रिएक्शन कुछ और हो जाती है। तो सोडियम सिर्फ हमारे एल्काइल हैलाइड से रिएक्शन करे और पानी से रिएक्शन ना कर जाए, इसके लिए इस मटेरियल का ड्राई होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स थे वुड्स रिएक्शन के। आपको ना सिर्फ वुड्स रिएक्शन का प्रोडक्ट याद होना चाहिए, ज्यादातर तो बच्चे ट्रिक पढ़ के ही आते हैं कि यही मैकेनिज्म है, तो इसलिए ट्रिक मत समझें, इसे मैकेनिज्म में देखें कि रेडिकल मैकेनिज्म आयनिक मैकेनिज्म दोनों वैलिड है। ठीक है, ये मत समझना कि एक ही मैकेनिज्म हो सकती है दूसरी कैसे हो सकती है, दूसरी पहली सब हो सकती है। जो मैकेनिज्म सही प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करके देता है वो मैकेनिज्म वैलिड माना जाता है, और वुड्स रिएक्शन के लिए दोनों वैलिड मैकेनिज्म है। एक रिएक्शन और है बेटा, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आपको याद रहनी चाहिए, दैट इज अमोनोलिसिस। कौन सा लिसिस? अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अमोनिया से रिएक्शन है बेसिक, लिविंग ग्रुप का काम होगा, SN2 टाइप का मैकेनिज्म चलता रहेगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं, जैसे CH3 CH2 और मान लो Cl लगा है, तो ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ठीक, आपने इसकी रिएक्शन अमोनिया से कराई, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो ये बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। हालांकि न्यूट्रल है लेकिन फिर भी अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, क्योंकि लोन पेयर तो दे ही सकता है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ डेल्टा माइनस यहाँ डेल्टा प्लस आपको दिखाई देगा, उसका लॉजिक भी क्लियर है, क्योंकि आपके पास क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। तो जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है वो डेल्टा पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा, जिसके कारण से हमारा ये जो लिविंग ग्रुप है वो बाहर चला जाएगा। अब जब ये बाहर जा रहा है तो क्या हो रहा है, CH3 CH2 और NH2H प्लस, NH3 प्लस है बेसिकली वो, लेकिन मैं उसका H अलग लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं,
क्योंकि ये न्यूट्रल है और लोन पेयर डोनर है। तो आप सबको फॉर्मल चार्ज पता है कि अगर न्यूट्रल आदमी लोन पेयर डोनेट करेगा तो उस पर कैसा फॉर्मल चार्ज आएगा बेटा, प्लस। यहाँ पे Cl माइनस बाहर चला गया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि नाइट्रोजन थर्ड नंबर पे स्ट्रॉन्गेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, पॉजिटिव चार्ज होल्ड नहीं करेगा, अशुभ है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं रखते, इसलिए हाइड्रोजन का बॉन्ड टूटेगा। अब हाइड्रोजन का बॉन्ड जब टूटेगा तो यहां से -H+ निकल गया, जिससे CH3 CH2 और NH2 बन गया। ये आया बेटा आपका 1 डिग्री अमीन। अब 1 डिग्री अमीन जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट खुद एक गुड न्यूक्लियोफाइल है। कहोगे गुड न्यूक्लियोफाइल कैसे? अरे यार, अगर अमोनिया को तुम गुड न्यूक्लियोफाइल कह रहे थे तो अमोनिया को न्यूक्लियोफाइल कह क्यों रहे थे भी तो याद करो। क्योंकि इसके पास क्या था बेटा, लोन पेयर, और ये डोनेट कर सकता था। तो हमारे इस अमीन ग्रुप के पास भी क्या है बेटा, लोन पेयर, ये खुद डोनेट कर सकता है। तो हम कहेंगे प्रोडक्ट इटसेल्फ इज अ गुड न्यूक्लियोफाइल। प्रोडक्ट खुद एक बहुत अच्छा शानदार न्यूक्लियोफाइल है। इसलिए ये जो प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया है CH3 CH2 NH2 1 डिग्री अमीन, ये हमारे पहले जैसे एल्काइल हैलाइड का एक मॉलिक्यूल था, उसी एल्काइल हैलाइड के एक मॉलिक्यूल जिसपे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस दिख रहा होगा, इस पे अटैक कर देगा और फिर से पॉजिटिव साइड पे अटैक करेगा और फिर ये Cl बाहर चला जाएगा। जब ऐसा होगा तो सबसे पहले तो Cl माइनस का लॉस करा दीजिए और CH3 CH2 और इसे नाइट्रोजन से जोड़िए। नाइट्रोजन में एक हाइड्रोजन और आगे CH2 CH3 ऐसे लोग जुड़े हुए हैं। नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन गए हैं, लोन पेयर डोनर है, न्यूट्रल आदमी लोन पेयर डोनेट करेगा, फॉर्मल चार्ज प्लस आएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा खेल है, इस चीज को देखें ध्यान से, ठीक। अब फिर जानते हो कि नाइट्रोजन को ये बात पसंद नहीं आएगी, ये हाइड्रोजन क्योंकि अबला टाइप का एटम है उसको तोड़ दिया जाएगा। हाइड्रोजन निकला, H+ बाहर, बना क्या, CH3 CH2 नाइट्रोजन, फिर ये CH2 CH3। ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको हम इथाइल ग्रुप बोल सकते हैं, इसको भी हम इथाइल ग्रुप बोल सकते हैं। अभी भी हमारे नाइट्रोजन के पास अगर आप ध्यान से देखें तो लोन पेयर है, और लोन पेयर है तो मतलब ये जो भी प्रोडक्ट मेरे पास अभी फिलहाल बनकर आया है ये गुड न्यूक्लियोफाइल है। अरे ये तो हमेशा न्यूक्लियोफाइल गुड रहेगा क्योंकि लगातार इसके पास लोन पेयर, नाइट्रोजन एटम तो लोन पेयर है, जब तक लोन पेयर है तब तक ये न्यूक्लियोफाइल रहेगा। और अगर मेरे पास एल्काइल हैलाइड अधिकता में है तो रिएक्शन करता रहेगा। तो देखो क्या हो रहा है, ET के साथ नाइट्रोजन, उसके साथ ET, एक हाइड्रोजन और लोन पेयर, और फिर मेरे पास CH3 CH2 और Cl एक और मॉलिक्यूल होगा जिसमें आप ध्यान से देखें डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आपको फिर से नजर आएगा। न्यूक्लियोफाइल से लोन पेयर डोनेट होगा, लीविंग ग्रुप फिर बाहर चला जाएगा और जो प्रोडक्ट होगा Cl माइनस में बाहर निकाल देता हूं। तो नाइट्रोजन के साथ लगा था ET, लगा था ET, एक हाइड्रोजन लगा था क्योंकि नाइट्रोजन ने ही, आप ध्यान से देखें, नाइट्रोजन ने ही इस CH2 पे अटैक किया है तो CH2 CH3 ऐसे रह गया, ठीक। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पे डोनेट किया था, लॉजिकली उस पर पॉजिटिव चार्ज आना चाहिए फॉर्मल, क्योंकि न्यूट्रल वाला अगर डोनेट करेगा तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब साथ ध्यान से देखिए, क्या आप हाइड्रोजन का बॉन्ड तोड़ेंगे पहले के जैसे? बिल्कुल तोड़ना चाहिए, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमें पसंद नहीं है। तो हाइड्रोजन फिर निकला और मेरे पास नाइट्रोजन का लोन पेयर रीस्टोर हुआ, इधर इथाइल ग्रुप, इधर इथाइल ग्रुप, और अगर इसे देखो तो ये भी तो इथाइल ग्रुप है, तो 3-3 ET। अब जो 3-3 ET बनकर आए, कोई बात नहीं, इसमें नाइट्रोजन है, हाँ नाइट्रोजन है, क्या इसमें फिर से लोन पेयर है? लोन पेयर है, तो क्या ये फिर से न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा? फिर से करेगा। तो अब हमारा नाइट्रोजन ET 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 और ये लग गया CH3 CH2 Cl के साथ, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, यहाँ डेल्टा पॉजिटिव आपको दिख रहा है, और अटैक करिए, Cl को बाहर निकालिए, और जब ऐसा होगा तो भैया Cl माइनस को पहले बाहर निकाल लो। अब हम अपने नाइट्रोजन को देख रहे हैं, नाइट्रोजन में क्या मेरे पास ET था, क्या ET था और क्या ET था? जवाब है हाँ। अब ध्यान से समझो बात को, क्या कहा जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन इस कार्बन पर अटैक कर रहा है, ये ग्रुप इथाइल ग्रुप है, और ये इथाइल नया वाला जो है वो फिर से हमारे नाइट्रोजन पर जुड़ जाएगा, और नाइट्रोजन पर जुड़ने के बाद नाइट्रोजन पर फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये आ गया फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज। अब ये फॉर्मल पॉजिटिव चार्ज है, मतलब ये हमारे पास एक कैटायन बनकर तैयार हो गया। जब ये कैटायन बनकर तैयार हुआ तो ये जो Cl माइनस है तुम्हारे पास, वो यहाँ पर इसके काउंटर आयन की तरह लग जाएगा Cl माइनस। समझे बात? बिल्कुल समझे। अमोनोलिसिस में देखो हुआ क्या,
एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन कराई गई अमोनिया से, तो जो प्रोडक्ट बनकर आ रहा है वो 1 डिग्री अमीन बनकर आ रहा है। ठीक, ये 1 डिग्री अमीन खुद न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, एल्काइल हैलाइड पे अटैक करेगा, क्लोरीन लीविंग ग्रुप की तरह बाहर जाएगा, फिर से वही रीअरेंजमेंट एक्सेट्रा होगा, और हमारे पास जो ये बनकर आ रहा है, इधर एथाइल ग्रुप है, इधर एथाइल ग्रुप है, तो देखो ये 2 डिग्री अमीन बनकर आ रहा है। 1 डिग्री के बाद क्या बन गया? 2 डिग्री। 2 डिग्री अमीन खुद एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये खुद अटैक करेगा, एल्काइल हैलाइड पे लिविंग ग्रुप की तरह क्लोरीन बाहर जाएगा, फिर वही रीअरेंजमेंट होगा, इस बार 3 एथाइल ग्रुप नाइट्रोजन पे लग गए, 3 डिग्री अमीन हो गया, और 3 डिग्री अमीन के बाद फिर से न्यूक्लियोफाइल अच्छा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये अटैक करेगा एल्काइल हैलाइड पे, और ये बन गया सॉल्ट नाइट्रोजन का। बड़ा अच्छा है, क्या बात है, अमोनियम सॉल्ट बना है वो, ठीक है ना। तो ये 2 डिग्री अमीन है, और ये 3 डिग्री अमीन है, और ये सॉल्ट है। तो याद क्या रखना है, मैंने मैकेनिज्म के साथ बताया है, अब मैं आपको बताता हूं याद कैसे रखना है। रखना है कि मान लो मेरे पास है RX, और इससे मैंने रिएक्शन कराई अमोनिया की, और इसमें सबसे पहले बनेगा 1 डिग्री अमीन, और 1 डिग्री अमीन में अगर हम फिर से RX डाल दें तो बनेगा 2 डिग्री अमीन, और फिर से इसमें अगर हम RX डाल दें तो बनेगा 3 डिग्री अमीन, और फिर से हम इसमें RX डाल दें तो मेरे पास बनेगा अमोनियम सॉल्ट। क्या बनेगा बेटा? अमोनियम सॉल्ट। ये लगातार होता रहता है, हम इसे कहते हैं कि अमोनोलिसिस रिएक्शन हो रही है। कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं, आसान है। मैकेनिज्म आपको थोड़ी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। मैकेनिज्म पता होने से एक फायदा होता है, पहली बात तो लॉजिक क्लियर होता है, दूसरा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ हमें आया है, वरना काम तो चल ही रहा है रट रटा के किसी तरह। तो ऐसा अंधों की तरह नहीं रटना है कि तुम्हें कुछ आ भी नहीं रहा है और तुम बस घोटा लगा रहे हो, है ना। आज के लेक्चर का एजेंडा था एलिमिनेशन रिएक्शन। मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन के दर्शन कराना चाहता हूं, आप समझें एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो होती हैं वो हाई टेम्परेचर पर होती हैं, ठीक, और स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में होती हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बेस कह लो, कई बार एसिड में भी होती हैं, पर ये है हीटिंग जरूरी है। अब मान लो कोई बेस बेस लेके, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं एक, ठीक, और इससे होगा क्या कि ये और ये निकल जाएगा और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब ये कैसे हो रहा है उसका मैकेनिज्म अभी 2 मिनट में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप इसे समझें कि लीविंग ग्रुप जो है हमारा वो निकल जा रहा है, बेस ए को अटैक कर रहा है, और यहां का सिग्मा पाई बन जा रहा है। ध्यान से देखो तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ 7 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 0 पाई बॉन्ड्स हैं। यहाँ चेक करो 1 2 3 4 5, ठीक, 5 सिग्मा है और 1 पाई है, और यहाँ पर 1 सिग्मा हो गया। तो भैया ओवरऑल राइट साइड में 6 सिग्मा है और 1 पाई है। अब चेक करो, जरा याद करो कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होता था। सिग्मा स्ट्रॉन्गर है देन पाई। आप देखो इस पूरी कहानी में कि रिएक्टेंट में सिग्मा ज्यादा है और प्रोडक्ट में सिग्मा कम है, रिएक्टेंट में पाई कम है, प्रोडक्ट में पाई ज्यादा है, यानी कि रिएक्टेंट जो है वो मोर स्टेबल है और प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल है। जवाब है हाँ। तो इसका मतलब ये रिएक्शन अपने आप नहीं होने वाली, ये सिग्मा को तोड़कर पाई का फॉर्मेशन करना अपने आप में एक मुश्किल टास्क है, इसमें बहुत एनर्जी चाहिए, इसीलिए बिना हीटिंग के एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होती। तो ये रिएक्शन कैसे निकल कर आई बेटा? एंडोथर्मिक रिएक्शंस निकल कर आई। कैसी रिएक्शन होगी बेटा ये? एंडोथर्मिक रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको समझना चाहिए कि हम सिग्मा से पाई बना रहे हैं यार, सिग्मा स्ट्रांग है पाई वीक है, सिग्मा से पाई बनाओगे तो लॉजिकली एंडोथर्मिक होगा, है ना। और इसीलिए लगातार एंडोथर्मिक होने के कारण से हम कहते हैं कि इसमें क्या चाहिए होता है? हीट सप्लाई इज इंपॉर्टेंट। कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई चाहिए ही चाहिए। क्या कहा गया? कॉन्टिन्यूअस हीट सप्लाई चाहिए ही चाहिए। अच्छा, वरना रिएक्शन होगी नहीं। ठीक, ये बात समझ में आई कि एलिमिनेशन क्या है, मतलब किसी का निकलना है। ठीक है, बेस एसिड के प्रेजेंस में हो सकता है, वो अलग कहानी है। मैं इस एलिमिनेशन रिएक्शन के 2 टुकड़े बनाना चाहता हूं। वैसे तो कई तरह का एलिमिनेशन होता है, मैं मेजरली 2 तरह का एलिमिनेशन आपको पढ़ाऊंगा और इससे आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। लगभग आपको हर तरह का एलिमिनेशन समझ में आ जाएगा।
पहला एलिमिनेशन है E1 जैसे SN1 पढ़ा था, दूसरा एलिमिनेशन है E2 जैसे SN2 पढ़ा था। कैरेक्टरिस्टिक्स भी लगभग मैच करते हैं, इसलिए उसका रेफरेंस ले लेना ठीक है, क्योंकि रिकॉल हो जाएगा आपको। SN1 में कार्बोकेटायन बनता था, E1 में बनेगा। SN2 में कार्बोकेटायन नहीं बनता था, E2 में नहीं बनेगा। SN1 में हमारे पास कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बताती थी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। SN2 में ट्रांजिशन स्टेट बनती थी और साइमल्टेनियस अटैक होता था, साइमल्टेनियस बॉन्ड फ्यूजन होता था, जिसकी वजह से इन्वर्जन हो जाता था। इस तरह की बातें पढ़ी, बिल्कुल पढ़ी थी। तो वैसा ही कुछ E1 E2 में चलता रहेगा। सबसे पहले किसकी चर्चा करनी चाहिए? E1 एलिमिनेशन की। मुझे ये बताना नहीं चाहिए E1 एलिमिनेशन अभी इस चैप्टर का हिस्सा नहीं है, E2 एलिमिनेशन इस चैप्टर का पार्ट है, लेकिन फिर भी मैं आपको एलिमिनेशन क्या होता है वो बताना चाहता हूं, क्योंकि बात खुली गई है। देखो क्या है, इसके साथ लगा है A, इसके साथ ऐसे ऐसे बॉन्ड्स होंगे, एक लगा होगा A। मेरा कंसर्न इस A के साथ है, जिससे कोई बेस आएगा या कुछ भी आएगा वो इसे उड़ाकर ले जाएगा। और एक ये आदमी है जो इस ग्रुप को खुद लीव करके जाएगा, मतलब A बेस के साथ जाने वाला है, यानी ये एसिडिक हाइड्रोजन हो सकता है, और L जो है वो लीविंग ग्रुप रहेगा। ठीक, सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि ये हीटिंग करने पर RDS स्टेप है, यानी कि ये स्लो स्टेप है, बॉन्ड टूटेगा। बॉन्ड टूटकर क्या बनेगा? सबसे पहले तो ये समझो, ए रहा। हम ए की पहचान इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि हम ए को ही बेस के साथ भेजने वाले हैं। अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। आपको दिख रहा है कि लीविंग ग्रुप ने धोखा दिया है और भगोड़ा आदमी भाग गया है। ठीक है, तो ये बॉन्ड तोड़कर निकला, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन दिखाई दे रहा है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन दिखाई दे रहा है। जब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन है तो कार्बोकेटायन जितना स्टेबल होगा, रेट ऑफ रिएक्शन उतना ज्यादा होगा, यानी रेट इज प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ। अब स्टेप 2 पे आओ। स्टेप 2 पे क्या होगा, ध्यान से देखो। ये लगा था A, ये मेरे पास कार्बोकेटायन है, दुनिया को अच्छा लग रहा है। अब इसके साथ हमने लगाया कोई बेस, लेट्स से B- डेल्टा, और ये रिएक्शन फास्ट है। भैया हीट करना जरूरी है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है ना, हर स्टेप में हीट जरूरी है, वरना होगा नहीं। तो ये B जो है ना, अब ये B 2 काम कर सकता है। कई बच्चे सोचेंगे बेस जो है वो यहां चला जाए, कार्बोकेटायन को अपना लोन पेयर दे दे, और मैं कह रहा हूं कि इसमें स्ट्रॉन्ग बेसेस की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग बेस कौन होते हैं? ध्यान सुनना, बेस वो है जिसका लोन पेयर H को जाए, H+ को जाए, और न्यूक्लियोफाइल वो आदमी है जिसका लोन पेयर H+ के अलावा किसी को भी जाए, एनी अदर, तो वो न्यूक्लियोफाइल है। मैं यहां पर बार बार बात बोल रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल नहीं आने वाला है, इसीलिए B- लिख रहा हूं, Nu- नहीं लिख रहा हूं, वो बेस है। यानी पहली प्रायोरिटी उसकी होगी कि कहीं भी एसिडिक हाइड्रोजन मिल जाए, हाइड्रोजन चोरी करने को मिल जाए तो उसको ले जाएंगे। तो कार्बोकेटायन पर अटैक करने की बजाय ये अटैक करेगा A को, और A जो भी है वो बेस के लिए ज्यादा एफिनिटी रखता है, यानी कि वो एसिडिक हाइड्रोजन एक तरह का, और ये सिग्मा इस पाई में कन्वर्ट हो जाएगा, आपको दिख रहा है। तो इससे क्या हुआ, ये बना, और A के साथ बॉन्ड बन गया किसका बेटा? B का। ये स्टेप 2 है ना। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्लो था, यही RDS था। और स्टेप 2 जो है वो बेस का अटैक है, अटैक ऑफ बेस, और ये स्टेप फास्ट होता है। इसमें सिग्मा कन्वर्ट हो जाता है पाई के अंदर, यानी ये स्टेप परफेक्टली एंडोथर्मिक होना चाहिए। अगर ये एंडोथर्मिक नहीं है तो बात नहीं बनेगी। ऊपर वाला भी एंडोथर्मिक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर लिविंग ग्रुप निकल रहा है, बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड टूटेगा तो एनर्जी चाहिए यार। अब कैरेक्टरिस्टिक्स जानने चाहिए कि इस रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, वो देख लो। कैरेक्टरिस्टिक के नाम पर हम जानते हैं कि ये 2 स्टेप प्रोसेस है। ऐसा प्रोसेस 2 स्टेप प्रोसेस है, 2 स्टेप हुए। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन इज RDS, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन RDS है, हमें अच्छा लगा। अब RDS वाले स्टेप को जरा गौर से देखो, यही RDS का स्टेप है ना, पहला वाला जिसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है। लेट्स फोकस ऑन दिस RDS। क्या इस RDS के रिएक्टेंट में, रिएक्टेंट पार्ट में
सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, बेस तो आया ही नहीं, तो इसलिए आरडीएस को देख के कहा गया कि ये आदमी यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। क्या है बेटा? यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। पक्का यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसका वो 1 है। बहुत बढ़िया। तो अगर रेट ऑफ रिएक्शन को देखना हो तो प्रोपोर्शनल होगा अपने रिएक्टेंट के, यानी इसके। क्लियर है बात? हाँ, इसकी पावर कितनी रहेगी? 1। ऑल्सो रेट डिपेंड्स ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन फॉर्म्ड। ठीक, जितना स्टेबल कार्बोकेटायन बनेगा पहला वाला उतना बढ़िया है। क्या कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है? जवाब है हाँ, हो रहा है। कार्बोकेटायन फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटायन नहीं हो सकता है? रीअरेंजमेंट भी हो सकता है इफ पॉसिबल। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो वो होगा। ठीक है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। अगर ये बातें आपको चमकती हैं तो बहुत ही अच्छा है। इसका एग्जाम्पल क्या है इवन एलिमिनेशन का? तो सबसे पहले हम लोग इसके आते हैं एग्जाम्पल पर। मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल ऑफ दिस इवन एलिमिनेशन इज डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल से पानी निकाल लेना इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल है। बिलीव मी कि एल्कोहल का डिहाइड्रेशन सबसे ज्यादा इवन एलिमिनेशन को ही फॉलो करता है। बात पल्ले पड़ी? जी हाँ। अच्छा, इसको और किताबों में किस तरह लिखा होता है? लिखा होता है एसिड कैटेलाइज्ड डिहाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड का मतलब रिएक्शन में जो एसिड पार्ट होगा, एसिड होने का मतलब जो भी H+ होगा वो कंज्यूम नहीं होगा, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेगा और बाद में फिर एलिमिनेट हो जाएगा। तो जो एसिड का पार्ट है H+ वो कैटलिस्ट की तरह बिहेव करने वाला है। इस बात का मतलब ये है H+ एक्ट्स एज कैटलिस्ट, यानी रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा और एलिमिनेट हो जाएगा। समझे? रिएजेंट याद रख लो कि जब भी कभी डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल कराना है तो किनके किनके साथ कराना है? H2SO4 हीट, हीट तो इंपॉर्टेंट है ना यार। H3PO4 हीट, KHSO4 हीट। ठीक। अच्छा, एक और बात कि ये सब कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए, ये सब कॉन्सेंट्रेटेड होने चाहिए। पानी वानी अपने को ज्यादा इसमें पसंद नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हो क्या रहा है, हम H2SO4 से समझाते हैं ना, एसिड कैटेलाइज की बातें। सबसे पहले आपके पास मान लीजिए कि H2SO4 है और ये टूटेगा H+ और HSO4 माइनस में। ध्यान दें कि 2 स्टेप में ये 2 H+ देता है, पहले स्टेप में एक H+ देगा। ठीक है, तो ये रहा आपका एसिड पार्ट और ये रहा आपका कॉन्जुगेट बेस, और ये बेस कमाल करेगा आखिरी में। ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि आपके पास एल्कोहल है, हम एथेनॉल का एग्जांपल ले लेते हैं, और यहां पर आया अब H+। एसिड कैटेलाइज्ड है, शुरुआत एसिड से ही होगी, इस कारण से ये लोन पेयर प्रोवाइड करेगा इसे। और क्या हुआ? CH3 CH2। ध्यान से देखो, यहाँ पे लोन पेयर अवेलेबल है और ये तो भिखारी है। सब जानते हैं ना H+ भिखारी होता है, उससे लोन पेयर चाहिए ही चाहिए। ऑक्सीजन के साथ एक हाइड्रोजन पहले से लगा था, एक हाइड्रोजन अब लग गया, एक लोन पेयर बाकी है। और न्यूट्रल आदमी अगर लोन पेयर देगा तो उस पर कैसा चार्ज आएगा बेटा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। याद रखने वाली बात है, आप चाहे तो फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज बड़ा अशुभ है, अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल है, तो बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़कर अपने इलेक्ट्रॉन को रिस्टोर करेगा। अब 3 पॉसिबिलिटी है, या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ो, या तो इस हाइड्रोजन को तोड़ो, या तो कार्बन के साथ बॉन्ड तोड़ो। ध्यान दो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड जो बना है वो न्यू बॉन्ड है और ये वाला बॉन्ड आइडेंटिकल है। तो अगर न्यू बॉन्ड नहीं टूटेगा, हमेशा ध्यान रखना, नया बॉन्ड नहीं टूटता है, पुराना बॉन्ड टूटता है। और दूसरा वाला भले ही पुराना है पर आइडेंटिकल है, तो दोनों नहीं टूटेंगे। ये ओल्ड बॉन्ड है और ये टूट जाएगा। टूटेगा तो ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा, कार्बन से बॉन्ड तोड़ेगा तो लॉजिकली H2O निकलेगा। कौन सा बॉन्ड तोड़ना, ध्यान रखना, नए वाले नहीं तोड़ने, हमेशा नया बॉन्ड बनेगा, पुराना बॉन्ड टूटेगा, और आइडेंटिकल बॉन्ड्स नहीं टूटते। ठीक है, तो मेरे पास CH3 CH2 कैटायन। अच्छा ध्यान दो, वाटर इज अ गुड लीविंग ग्रुप, तो इसलिए वो निकल गया। ठीक। अच्छा, कैटायन का फॉर्मेशन हुआ, ये स्टेप 1 है साहब। क्या है? स्टेप 1। अच्छा, अगर कैटायन का फॉर्मेशन हो गया तो अब क्या करना चाहिए? अब कैटायन के फॉर्मेशन के बाद हम यहां लिख लेते हैं CH3 CH2 प्लस। अब इसमें कॉन्जुगेट बेस आता था, वो HSO4 माइनस बेस था ना वो,
इसे ले लीजिए। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं तुम्हारे लिए यहां पर कुछ लिखना चाहूं कुछ अलग तरह से, CH2H ऐसे लिखना चाहूं, तो तुमको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पास कैटायन है, सामने जो व्यक्ति है वो कॉन्जुगेट बेस है, अगर ये आदमी बेस है तो इसका B- अटैक करेगा किसे बेटा, H+ को, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव नहीं करेगा, इसलिए rather than going to कार्बोकेटायन इट विल अटैक ऑन व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन को ले लेगा और भाई साहब यहां बॉन्ड टूट जाएगा। ठीक, अब क्या हुआ, H2SO4 ने, HSO4- ने H को लिया तो बनाया क्या, H2SO4, CH2 यहां एनायन, CH2 यहां कैटायन। अब एक एनायन कैटायन क्या होता है यार, आजू बाजू है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कराओ, पाई बॉन्ड बनाओ, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एंड यू गेट एल्कीन। तो याद रखें साहब, आपके पास थी दारू, और दारू में आपने क्या डाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, और क्या लगा दिया भैया, समोसा हीट, तो इससे बन क्या गई, एल्कीन बन गई। बात पल्ले पड़ी है जी हाँ। मैकेनिज्म मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, एक एक स्टेप क्या हो रहा है ऐसे बताया है, इस तरह आपने नहीं पढ़ा होगा है ना, तो स्टेप बाय स्टेप ही पढ़ना है ना, सारी मैकेनिज्म ध्यान से देखनी, ऐसे काम चलेगा नहीं। अब एल्कीन भी कौन सा बनेगा, एल्कीन साहब वही बनेगा जो ज्यादा स्टेबल होगा, समझे बात। और जब भी कभी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है, ध्यान सुनना मेरी बात, जब भी कभी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा तो वहां पर आप मैकेनिज्म से प्रोडक्ट सोचोगे, मैकेनिज्म से प्रोडक्ट सोचना है, डायरेक्ट नहीं सोचना है, क्योंकि रीअरेंजमेंट हो सकता है। अच्छा, जैसे एग्जांपल बताओ, एग्जांपल अभी आता है, सबसे पहले एक एग्जांपल और करते हैं। ठीक, ये रहा आपके पास OH, और इसमें आपने डाला H+ HSO4- और समोसा, और कहा कि यहां बना कोई प्रोडक्ट, बताइए प्रोडक्ट क्या है। तो हमने कहा बहुत आसान है मेरे लिए, क्योंकि हम तो इसकी मैकेनिज्म जानते हैं। सबसे पहले जो कराना है वो इस आदमी को H+ से रिएक्शन करानी है। सब जानते हैं कि भैया ऑक्सीजन के पास दो दो लोन पेयर हैं और वो कैप्चर कर लेगा H+ को, तो इससे हमारा प्रोडक्ट इस तरह का बनेगा, इंटरमीडिएट। और ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है, देने वाले पे पॉजिटिव चार्ज, फिर वही कहानी, कौन टूटेगा, कार्बन से बॉन्ड टूटेगा, कार्बन से इसलिए टूटेगा, पुराना बॉन्ड है, नया बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, तो निकल क्या गया बेटा, H2O। और हमारे पास जो कार्बोकैटायन है वो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर बाजू में 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, इधर बाजू में 2 डिग्री कार्बोकैटायन है। मेरी समझ में 2 डिग्री कार्बोकैटायन से 2 डिग्री कार्बोकैटायन में कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा। अब यहां से आया HSO4- यानी कॉन्जुगेट बेस। अब इस कॉन्जुगेट बेस के पास मौका है यहां का हाइड्रोजन चोरी करे और यहां का हाइड्रोजन चोरी करे, दो मौके हैं, यानी ये यहां को भी ले जा सकता है और ये यहां को भी ले जा सकता है। तो दो पॉसिबल प्रोडक्ट्स मेरे पास आ रहे हैं, अगर इसको ले गया तो यहां एल्कीन बनेगा, और अगर इसे ले गया तो यहां एल्कीन बनेगा। आप देख पा रहे हैं ये मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है, यानी ये स्टेबल है, और जो स्टेबल है वो कैसा है बेटा, मेजर प्रोडक्ट है, और ये लेस स्टेबल एल्कीन है, होने वाली है, तो ये माइनर है। याद रखना, जिसमें एल्कीन के चारों तरफ ब्रांचिंग का अमाउंट ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है, एल्कीन अगर कोने में आ जाती है तो वो स्टेबल नहीं रहती। इसे हम लोग कहते हैं बेटा हॉफमैन एल्कीन, और इसे हम लोग नाम देते हैं सेडजेफ एल्कीन। इसमें नाम तो वैसे इनका जेडसेफ था, लेकिन इस तरह का इंग्लिश में लिख लेते हैं, कोई परेशानी की बात नहीं। समझ में आया बाउंसर गया, बिल्कुल समझ में आया, आराम समझ में आया। अच्छा, हॉफमैन प्रोडक्ट माइनर रहेगा। ठीक है, अच्छी बात है, आगे देखो, आगे एक अच्छा सवाल कराते हैं, ध्यान सुनना। एक अच्छी चीज देखो, स्टेबिलिटी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं, है ना, यहाँ पे OH है और यहाँ पे एक और लगा हुआ है। ठीक, लेट्स से कि इसकी रिएक्शन हमने करा दी H+ और HSO4- से, और हीट कर दिया, कह रहा प्रोडक्ट बताओ। तो हमने कहा यार प्रोडक्ट क्या होगा, ये OH हटेगा। अब डायरेक्ट सोच रहे हैं, है ना, अब डायरेक्ट सोचने में यहां पे भी एल्कीन बना सकते हो और यहां पे भी एल्कीन बना सकते हो। देखो दो प्रोडक्ट क्या बनेंगे, दो प्रोडक्ट इस प्रकार से बनेंगे, यहां एल्कीन बना लो
या यहाँ एल्कीन बना लो, ऐसे भी सोचा जा सकता है। ठीक है, एक और चीज बताता हूं आपको, है ना। ध्यान से सुनिएगा, ये बढ़िया सवाल है, इसमें स्टेबिलिटी और चमक के आएगी। ये ऐसे, यहाँ एक डबल बॉन्ड पहले से मौजूद था, यहाँ पे लगा हुआ है OH, और कहा गया कि कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, वो H3PO4 भी डाल सकते हैं, और हीट किया गया, प्रोडक्ट बनाइए। तो मैं प्रोडक्ट बनाने के लिए इसमें सबसे पहले तो मैकेनिज्म से जाता हूँ। मैकेनिज्म से जाने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा बेटा, H+ डालना पड़ेगा। ऑक्सीजन इसे लोन पे डोनेट करेगा, जिसके कारण से यहाँ SA और OHH ये बन जाएगा। मैकेनिज्म से चलो अच्छा लगता है। फिर ये बॉन्ड तोड़ देगा कार्बन से, बॉन्ड टूटा, कोई तकलीफ नहीं। अब मेरे पास यहां बन गया बेटे एक बढ़िया कार्बोकेटायन, और वाटर लीविंग ग्रुप की तरह चला गया। जैसे ही कार्बोकेटायन बना, अब मेरे पास कॉन्जुगेट बेस आया HSO4- समोसे के साथ। ध्यान से देखो बेटा, यहां पर भी एक हाइड्रोजन है और यहां पर भी एक हाइड्रोजन है, तो मेरे लिए दोनों अल्फा हाइड्रोजन है। तो बेस इसे भी ले जा सकता है और बेस इसे भी ले जा सकता है, तो दो तरह के एल्कीन्स बनेंगे, दो एल्कीन्स बनेंगे। तो मेरे लिए दो एल्कीन्स देखो कैसे बने। अगर इसे ले गया तो एल्कीन यहां बना, और अगर नीचे वाले को ले गया इसे, तो एल्कीन यहां बना। देखो यहां पे रेजोनेंस है, क्या है बेटा, रेजोनेंस। और अगर यहां रेजोनेंस है, क्योंकि पाई सिग्मा पाई आ गया ना, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा और दूसरा वाला माइनर प्रोडक्ट हो जाएगा, या लगभग ना के बराबर बनेगा। समझे बात, बिल्कुल सही। अगर ये सब बातें समझ में आती हैं तो बहुत बढ़िया बात है, आगे देखो। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि CH3 CH2 CH2OH प्रोपेनॉल तुम्हारे पास है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और हीटिंग कर दी, तो कह रहा है प्रोडक्ट बना कर दो। मैंने कहा जब भी कभी रिएक्शन में कार्बोकेटायन बन रहा है तो उसका रीअरेंजमेंट हो सकता है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट को मत सोचें, हमेशा किससे सोचें, मैकेनिज्म से सोचें। H+ आया, बिल्कुल आया। इसमें क्या ऑक्सीजन अटैक करेगा, बिल्कुल करेगा, जिसकी वजह से CH3 CH2 CH2OH और H बन जाएगा ये। और फिर तुम जानते हो कि वाटर अच्छा लिविंग ग्रुप है, बॉन्ड तोड़ के निकल लेगा। बॉन्ड तोड़ के निकला तो हमारे पास H2O लिविंग ग्रुप की तरह चला गया, एक कार्बोकेटायन बन गया। अब देखो कार्बोकेटायन बना है कोने में, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। हम सब जानते हैं कार्बोकेटायन अगर 2 डिग्री पे होगा तो स्टेबल हो जाएगा। अगर स्टेबल हो जाएगा तो लॉजिकली हाइड्राइड शिफ्ट लगा देंगे हम लोग। अब हाइड्राइड शिफ्ट लगाने से क्या हुआ, CH3 CH CH3 और ये कैटायन बन गया। ध्यान से देखो, यहां का हाइड्रोजन जरा शिफ्ट करना है। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, मोर स्टेबल, यानी यहां क्या हो रहा है बेटा, रीअरेंजमेंट हो रहा है। तो रीअरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको भूलना नहीं। ये पहला है। अब अगर आप मैकेनिज्म से नहीं सोचोगे तो देखो गलती क्या करोगे, यहां जो 1 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है आप इसी से प्रोडक्ट बना दोगे, जबकि असली प्रोडक्ट रीअरेंजमेंट के बाद आने वाला है। तो जब भी कभी रीअरेंजमेंट की संभावना होगी तो वो वाला सवाल आपसे गलत हो जाएगा। इसलिए आप डायरेक्ट प्रोडक्ट ना बनाइए, आप क्या करें, प्रोडक्ट को मैकेनिज्म से सोचें। अब ये जो आपके पास 2 डिग्री कार्बोकेटायन आया है, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन में आप HSO4- की रिएक्शन कराइए। ये भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है और ये भी हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है। हम बता चुके हैं, 11th क्लास में भी चर्चा हो चुकी है कि कार्बोकेटायन के बाजू वाला sp3 कार्बन अल्फा कार्बन, उसका हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, दोनों आइडेंटिकल हैं, ये और ये कोई फर्क नहीं है। तो इनमें से किसी भी कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक करा दीजिए बेस का, और लेके फुर हो जाएगा हमारा बेस एक हाइड्रोजन को। तो H2SO4 फिर से बाहर, देखो एसिड का H+ यूज हुआ था और आखिरी में फिर निकल गया, इसलिए वो कैटलिस्ट बन गया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास क्या आई बेटा, एल्कीन आई। क्या आई, एल्कीन। क्या है, बिल्कुल आसान है, जी हाँ बिल्कुल आसान है, इसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। ये है इवन एलिमिनेशन, इसमें अल्काइल हैलाइड का कोई रोल नहीं है, बस एलिमिनेशन का एक टाइप है। भाई भैया अब चर्चा करते हैं नए कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है E2 एलिमिनेशन, है ना। इसके ज्यादा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, हम E2 एलिमिनेशन की चर्चा करते हैं। ठीक है, क्या है ये भला E2 एलिमिनेशन, सेकेंड टाइप का है। इसमें क्या है,
समझाते हैं क्या चीज है ये। जैसे वो सिंगल स्टेप प्रोसेस, वो 2 स्टेप प्रोसेस था, ये सिंगल स्टेप प्रोसेस रहेगा। E2 1 स्टेप प्रोसेस है और E1 2 स्टेप प्रोसेस है। अच्छा, नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन, SN2 याद आ रही है? कोई कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं है। कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं है तो रीअरेंजमेंट का कोई सवाल नहीं है। इस कारण से आप इसको डायरेक्ट भी प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसमें मैकेनिज्म जानने की खास जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। कैसी रिएक्शन? बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। और बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन होने की वजह से इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो कितना होगा? 2। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 होने की वजह से ही इसका नाम क्या रख दिया गया बेटा? E2। समझे बेटा, क्या नाम रखा गया? E2। अब जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रोपोर्शनल टू बेस स्ट्रेंथ रहेगी। बेस स्ट्रेंथ जितनी ज्यादा, ऑर्डर ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ज्यादा। समझे बात? देखो टाइप क्या है रिएक्शन का, हो क्या रहा है, फिर से वही चीज है। ए है और उसके बाजू वाले में एक लीविंग ग्रुप है। आपको मैं जानबूझकर देखो क्या दिखा रहा हूं, ए जिस पर बेस अटैक करेगा और एल यानी लीविंग ग्रुप एंटी पोजीशन पर है। कैसी पोजीशन पे? एंटी, ऑपोजिट पोजीशंस पर है। और इसका मतलब यह है कि जो एलिमिनेशन हो रहा है वो एंटी पोजीशन से हो रहा है। जवाब है एंटी पोजीशन से हो रहा है। तो हम कहेंगे ये जो E2 एलिमिनेशन है ये एंटी एलिमिनेशन है, यानी हाइड्रोजन जो जाएगा वो एंटी एलिमिनेशन करेगा, एंटी पोजीशन से जाएगा। बढ़िया बात। क्या डालोगे इसमें? एक बढ़िया बेस डालेंगे, थोड़ा बहुत समोसा खिलाएंगे, हीट विट डालेंगे, जिससे एल्कीन बन के तुम्हारे सामने आ जाएगा, AB होगा और लीविंग ग्रुप बन जाएगा। समझे? इसका एक जनरल मैकेनिज्म प्रोटोटाइप देख लेते हैं ना, किस तरह की मैकेनिज्म रहने वाली है रिएक्शन की। तो आओ मैकेनिज्म की चर्चा करते हैं। मैकेनिज्म तुमसे कह रही है कि तुम्हारे पास एक ये A बेस के साथ जाने वाला और लीविंग ग्रुप है, इसमें बेस है और बेस जो है वो पीछे से अटैक करेगा A पर। ध्यान रखना, मैंने एरो सामने से नहीं बनाया, पीछे से बनाया है, तो बैक साइड से अटैक करेगा। ठीक है, बैक साइड से अटैक कर रहा है, बढ़िया बात। इससे बनेगी एक अच्छी ट्रांजिशन स्टेट। मैं पहले नीचे लिख देता हूं, ट्रांजिशन स्टेट। क्या बन रही है ट्रांजिशन स्टेट? ध्यान से सुनना। एक बॉन्ड तो बना, ए के साथ बी का बॉन्ड बनने लग गया। ठीक, ए के साथ बी का बॉन्ड बनने लग गया। ध्यान सुनना मेरी बात को बहुत इत्मीनान से। ए के साथ बी का बॉन्ड बनने लगा, ए और सी का बॉन्ड टूटने लगा, साथ ही साथ यहां लीविंग ग्रुप का बॉन्ड टूटने लगा और नया बॉन्ड यहां पर फॉर्म होने लगा। कौन सा नया बॉन्ड? कार्बन कार्बन का जो पाई बॉन्ड है, यानी जो ये सिग्मा टूट रहा है वो ये पाई में कन्वर्ट हो रहा है। यहाँ नया सिग्मा बन रहा है और यहाँ का सिग्मा टूट रहा है। क्लियर है मेरी बात? ये ट्रांजिशन स्टेट। इसके बाद इससे क्या होगा? ये ट्रांजिशन स्टेट हाईली अनस्टेबल है, कुछ टिके विकेगी नहीं, तो AB बनकर बाहर हो जाएगा, ये हिस्सा लीविंग ग्रुप L- बन के बाहर हो जाएगा और मेरे पास कार्बन में यहां पाई बॉन्ड तैयार हो जाएगा। ये तरीका है इसका। क्या ये बिल्कुल SN2 मैकेनिज्म जैसा है? देखने में बिल्कुल वैसा ही है। अब अगर मैकेनिज्म पता चल गई है तो इसका बढ़िया एग्जांपल कर लेना चाहिए। एग्जांपल देखो क्या है इसका। जब आप इसका एग्जांपल देखोगे तो एग्जांपल में लिखोगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन भी हटेगा, हेलोजन भी हटेगा, यानी कि हाइड्रोजन जाएगा, हेलोजन जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा। क्या याद रहेगा? हेलोजन जाएगा, हाइड्रोजन जाएगा, पाई बॉन्ड आएगा। बहुत बढ़िया बात, क्या बात। स्ट्रॉन्ग बेसिस में ध्यान दो क्या होता है। सबसे पहले तो जानना चाहिए इनके रिएजेंट्स कौन कौन से हैं। रिएजेंट्स में स्ट्रॉन्ग बेसिस लेने हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिस में एल्कोहलिक KOH लेना है। ठीक, NaNH2 सोडामाइड अमोनिया में डिसॉल्व। ठीक, NH2NH2 हाइड्राजीन, ये स्ट्रॉन्ग बेस है।
ETO माइनस, ठीक, Na प्लस एथॉक्साइड आयन, MEO माइनस Na प्लस मेथॉक्साइड आयन, एल्कोक्साइड आयन बेसिकली, है ना। ये स्ट्रॉन्ग बेसिस है। क्या है बेटा? स्ट्रॉन्ग बेसिस। अरे सर हमने बचपन में पढ़ा था कि NaOH ले लो एक्वस, तो ये भी प्लस और माइनस में टूट जाता है, ये भी तो स्ट्रॉन्ग बेस होता है। अरे बंधु ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता है, ध्यान रखना। एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, NaOH एक्वस स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर आपने एल्कोहलिक KOH लिया तो ये E2 एलिमिनेशन देने वाला है, लेकिन अगर आपने एक्वस KOH लिया तो ये आपको SN2 मैकेनिज्म देने वाला है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसे भूलना बिल्कुल भारी पड़ेगा आपको, भूलना है ही नहीं, याद क्या रखोगे? अगर एल्कोहलिक KOH है तो E2 जाने वाला है, और अगर एक्वस KOH है तो SN2 जाने वाला है। तो ये याद रखना पड़ेगा, समझे ना? एल्कोहलिक लेना है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। देखो ध्यान से क्या कहानी है, सवाल बताते हैं तुमको, है ना। एग्जाम्पल के तौर पर इसे सोचो, ये Cl है, ठीक। इसमें कहा गया कि तुम्हें एल्कोहलिक KOH डाला गया। एक और बात, सब में हीट तो भूलना ही नहीं, बिना समोसे कैसे काम चलेगा साहब? एंडोथर्मिक रिएक्शन है यार, है ना, सिग्मा से पाई बन रहा है, तो हीट तो देनी। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? अब दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, सोचो, यहां पर हाइड्रोजन है और सोचो यहां पर हाइड्रोजन है, ठीक है। अब होगा ये कि ये K प्लस OH माइनस देगा, ठीक। OH माइनस बेस हमारा दो तरह से रिएक्ट करने जा रहा है। देखो कैसे करने जा रहा है, मैं दो प्रोटोटाइप्स आपको बनाकर दिखाता हूं, एक तो इस H पे अटैक कराकर और एक इस H पे अटैक कराकर। कैसे कैसे, ध्यान सुनो। ये हेलोजन वाला कार्बन है तो उसका अल्फा कार्बन ये और अल्फा कार्बन ये हेलोजन वाला कार्बन, ये अल्फा कार्बन ये अल्फा कार्बन, तो दोनों के हाइड्रोजन से अटैक हो सकता है ना। तो KOH देगा क्या? OH माइनस। अब ये OH माइनस बैक साइड से अटैक करेगा इसको, इसी प्रकार से यहां पर भी OH माइनस होगा और ये OH माइनस भी बैक साइड से अटैक करेगा हाइड्रोजन को। ट्रांजिशन स्टेट वगैरह बनेंगी, लीविंग ग्रुप निकलेगा। ध्यान से देखो, ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर, ये लीविंग ग्रुप की तरह बाहर, ठीक। अब हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो डबल बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा, ठीक। कहां आएगा? यहां आएगा डबल बॉन्ड। यहां पे हाइड्रोजन यहां से जा रहा है तो डबल बॉन्ड इधर आएगा। अब जब डबल बॉन्ड इधर आएगा तो आपने इधर बना दिया। देखो ये हॉफमैन है, देखो ये सेडजेफ है, देखो ये मेजर है। सेडजेफ कैसा रहेगा? मेजर। और हॉफमैन कैसा रहेगा? माइनर। क्यों भैया? हॉफमैन एल्कीन जो होता है, कोने वाला एल्कीन, वो लेस स्टेबल होता है। कैसा होता है? लेस स्टेबल। और मेजर जो है सेडजेफ वाला, ये कैसा रहेगा बेटा? मोर स्टेबल। तो जो स्टेबल होगा वही तो मेजर बनेगा बंधु। बात पल्ले पड़ी है? बिल्कुल सच बात है, बात पल्ले पड़ी है। अगर ये बातें समझ में आई हैं तो बहुत ही बढ़िया है, चमका है, बिल्कुल चमका है। चलो और देखते हैं, कुछ और करके बताओ। देखो यार, अगर डबल बॉन्ड गया तो ये तुम्हारे पास अब एल्कीन आया मेजर। एल्कीन का क्या ये अल्फा कार्बन है? क्या ये भी अल्फा कार्बन है? क्या अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन, क्या अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं? अगर एक और बार रिएक्शन करा देंगे तो ये भी तो निपट जाएगा। हाँ, तो फिर क्या दोबारा से डिहाइड्रो एलोजिनेशन हो सकता है? हो सकता है। देखते हैं क्या कहा जा रहा है, ध्यान से सुनना। CH3 CH, यहां भी R और यहां भी R। अब मैंने डाई हेलो कंपाउंड लिया, इसकी रिएक्शन कराई एल्कोहलिक KOH से, कोई परेशानी तो नहीं? नहीं। और हीटिंग कर दी, तो ये एक हेलोजन और इसके बगल वाला एक हाइड्रोजन पकड़ लिया जाएगा। तो इससे प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH2 डबल बॉन्ड C, और इधर रहा हाइड्रोजन, इधर रहा ब्रोमीन। बहुत बढ़िया। अब इससे हम रिएक्शन कराने की कोशिश करते हैं एल्कोहलिक KOH और हीटिंग अगेन, क्योंकि दिमाग में क्या आ रहा है कि यार मेरे पास ये एक हाइड्रोजन अभी भी बाकी है और ये हेलोजन भी है, तो आजू बाजू हेलोजन और हाइड्रोजन हटाए जा सकते हैं, यहां से प्रोडक्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर आप इसकी जगह NH2 हीटिंग कर लें या NaNH2 हीटिंग कर लें, तो ये वो लोग हैं जो एल्काइन बना देते हैं। अच्छा, यानी कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH निकल जाता है।
अच्छा भाई, बहुत बढ़िया। यानी कि एल्कोहल जो KOH है, एल्कोहलिक KOH, ये किसी कीमत पर NaNH2 अमोनिया में डिसॉल्व लेना है, एल्कीन टू एल्काइन नहीं देगा, ठीक, यानी एल्काइन फॉर्मेशन नहीं करेगा, इतना स्ट्रांग नहीं है। और ये वो रिएजेंट्स है नीचे वाले जो एल्काइन बनाते हैं, यानी एल्कीन टू एल्काइन देंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात तुम्हारे लिए मैंने लिखी है, तो याद रखने वाली है कि डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ना सिर्फ एल्काइल हैलाइड में होता है, जबकि डबल बॉन्डेड वाले एल्काइल हैलाइड में भी होता है, लेकिन उसके लिए एल्कोहलिक KOH काम नहीं करता। ठीक है, याद रह जाएगा बिल्कुल। ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखा एल्कोहलिक KOH, डबल बॉन्ड तब देगा, उसके बाद कुछ और करते हैं। अच्छा, ये रिएजेंट मैंने लिख दिए हैं कौन ट्रिपल बॉन्ड देते हैं। अब जैसे डाई हेलो कंपाउंड्स की बात की जाए, तो मान लो यहाँ ये Cl और ऊपर भी एक Cl, यहाँ एक मिथाइल लगा देते हैं, और कहा गया कि यार एल्कोहलिक KOH से रिएक्शन कराओ, हीट कर दो। तो मैंने कहा यार कोने वाला ही हेलोजन है, एक हेलोजन हट जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा। और यहाँ से मैंने दो रिएक्शंस कराने की कोशिश की, पहला एल्कोहलिक KOH और हीटिंग, और दूसरा NaNH2 और अमोनिया में डिसॉल्व करना ही था इसे और हीटिंग। तो हमने कहा यहाँ से तो कुछ भी नहीं आने वाला है, और यहाँ बन गया ट्रिपल बॉन्ड। क्या बन गया साहब? ट्रिपल बॉन्ड। क्या ट्रिपल बॉन्ड तैयार होगा? जवाब है हाँ साहब, तैयार तो होने जा रहा है। इधर हाइड्रोजन कर लो, ये हाइड्रोजन कर लो, ठीक, वरना फिर 5 बॉन्ड हो जाएंगे ना, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये बन गया। इस तरह से आपको याद रखना है कि एल्कोहलिक KOH कब काम करता है, क्या काम करता है, और एल्कोहलिक KOH क्या काम नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट। याद रह जाएगा, याद रह जाएगा, क्या परेशानी है इसमें। आइए साहब कुछ और रिएक्शंस कर लेते हैं एल्काइल हैलाइड्स की, है ना। जैसे कई कन्वर्जन के टाइम पर सवाल आते हैं, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है लेकिन कन्वर्जन के लिए इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हारे पास रिएक्टेंट के नाम पर दिया है CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये एक एल्काइन दिया है। इस एल्काइन को अगर हम लोग अमोनिया से रिएक्शन कराएं तो क्या होगा? समझने वाली बात है कि एल्काइन में जो हमारा ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है ये sp हाइब्रिड है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, जिसके कारण से यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ डेल्टा प्लस है, तो ये हाइड्रोजन बन जाता है एसिडिक हाइड्रोजन। तो याद रखने वाली बात यह है कि एल्काइन sp हाइब्रिड कार्बन पे लगा हुआ जो हमारा हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक हाइड्रोजन होता है। अमोनिया अटैक कर देती है इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि अमोनिया क्या है बेटा? बेस, क्योंकि लोन पे डोनर है। हाइड्रोजन निकल गया, क्या बना? CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, और यहां बन गया माइनस, क्योंकि लोन पेयर तो इसके पास जाएगा। और जो हमारे पास बनकर आया वो NH4 प्लस बनकर आया, अमोनियम आयन। अमोनियम आयन भाड़ में जाए, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, जो भी है। ये जो मेरे पास एल्काइन का कैटायन, एक एनायन बन के आया है, अगर मैं गलती से इसमें RCl की रिएक्शन करा दूं, तो RCl में भी तुम जानते हो यहाँ डेल्टा माइनस और यहाँ डेल्टा प्लस है, जिसकी वजह से अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अटैक कर देगा। अटैक करेगा तो लॉजिकली क्लोरीन बाहर निकल जाएगा लीविंग ग्रुप की तरह। तो R से जुड़ गया C, ट्रिपल बॉन्ड C, और यहाँ पे CH3 और Cl माइनस बाहर। ये अमोनियम आयन और Cl माइनस आयन अमोनियम क्लोराइड मिलकर बना लेंगे। तो आप देखिए, आपने अपनी अल्काइल चेन में ये ट्रिपल बॉन्ड ऐड कर दिया। तो कन्वर्जन के दौरान जब भी कभी ऐसा सवाल आए कि आपके पास एक अल्काइल हैलाइड हो और उसमें ट्रिपल बॉन्ड ऐड करना हो, चेन बड़ी करनी हो, तो ये एक रिएक्शन है जो बच्चे भूल जाते हैं और कन्वर्जन नहीं कर पाते। इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट रिएक्शन की तरह याद रखना है। और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कौन सी भैया? कन्वर्जन को लेकर के, कन्वर्जन के जो प्रॉब्लम्स आते हैं उनमें इसका कई बार इस्तेमाल होता है, तो भूलना नहीं है बेटा, है ना। कोई मुश्किल काम है? अरे नहीं सर, बिल्कुल आसान काम है यार, इसमें क्या परेशानी है। ठीक, हम लोगों ने कर लिए एलिमिनेशन रिएक्शंस। क्या हम एलिमिनेशन कंप्लीट कर पाए हैं? खूब जम के एलिमिनेशन कंप्लीट कर पाए हैं। अब हम लोग चर्चा करते हैं मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। देखते हैं MOP ऑफ एल्काइल हैलाइड्स। MOP ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, याद रखो भैया क्या चीज है ये कोई लल्लू चीज नहीं है, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखें किस किस तरह से बना सकते हैं। सबसे पहला प्रोसेस फ्रॉम एल्केन्स, एल्केन से बनाना है। और एल्केन से बनाने में जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है उसको नाम देते हैं फोटो हेलोजिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? फोटो हेलोजिनेशन। फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब लाइट।
लाइट से हेलोजिनेशन कराना। कैसे कराते हैं देखो, सबसे पहला आदमी क्लोरीनेशन। सर क्लोरीनेशन क्या चीज है? क्लोरीन का ऐड कराना यार, ठीक। और क्लोरीनेशन तुम लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो याद कर लो, नॉन सेलेक्टिव होता है। अब मेरे पास इस लेक्चर में इतना स्कोप नहीं है कि नॉन सेलेक्टिव क्यों होता है, इसकी एनर्जी वैल्यूज बताकर, बॉन्ड एनर्जीज बताकर मैं एक्सप्लेन करूं। इफ यू विश तो 11th क्लास के हाइड्रोकार्बन में जब फोटो एलोजिनेशन पढ़ाया है, वहां पर मैंने बहुत डिटेल में एनर्जी वैल्यूज लिख लिख कर बताया है कि क्यों सेलेक्टिव होता है ब्रोमिनेशन, क्यों सेलेक्टिव नहीं होता है क्लोरीनेशन, क्यों आयोडीनेशन जो है वो रिवर्सिबल हो जाता है और क्यों फ्लोरिनेशन नहीं होता, मोनोफ्लोरिनेशन नहीं होता, सब कुछ डिटेल में बताया। पर अभी हमारे पास स्कोप नहीं है इसलिए इस पर चर्चा नहीं करेंगे। सबसे पहले रखो Cl2 और Cl2 में डालो सनलाइट, और सनलाइट डालने से आपको ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन दिखेगा और क्लोरीन के रेडिकल्स बन के आपके सामने आ जाएंगे। अब आपके पास मान लीजिए मेथेन है, तो आपने ऐसा मेथेन रखा और मेथेन के पास आया Cl ने इसको अटैक किया, तो लॉजिकली एक यहां टूटेगा, एक यहां टूटेगा, HCl निकल गया और तुम्हारे पास मेथाइल फ्री रेडिकल बनकर आ गया। अभी जो मेथाइल फ्री रेडिकल है ये क्यों चुप बैठने वाला है ना? मेथाइल फ्री रेडिकल क्यों चुप बैठेगा? एक क्लोरीन रेडिकल हमने यहां इस्तेमाल कर लिया, एक तड़प रहा था, जी हाँ, तो यहां पर एक दूसरा वाला क्लोरीन फ्री रेडिकल आ गया। पहला वाला ये है और दूसरा वाला ये है। अब इस क्लोरीन फ्री रेडिकल से इस कार्बन पे अटैक करा लो, जैसे ही ये होगा तो CH3Cl बन जाएगा। ये प्रोसेस आगे भी कंटिन्यू हो सकता है, पर हम मोनो हेलो डेरिवेटिव्स पर ही फोकस कर रहे हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? नहीं। मान लीजिए कि इसका नारा क्या है, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ, हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगाओ। मान लीजिए आपने लिया है मेथेन और ली है Cl2 और डाला है सनलाइट, लेकिन ये इंश्योर कराया है कि जो क्लोरीन है वो एक्सेस में है, इतनी क्लोरीन है कि अभी और सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो बनेगा CH3Cl। हर बार HCl निकल रहा है, मैं बोल नहीं रहा हूं, ठीक है ना। Cl2H तो बनेगा CH2Cl2, फिर H और Cl2 तो बनेगा CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म है। फिर H और Cl2 तो बनेगा CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो लास्ट के कंपाउंड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, और ये रिएक्शन हमेशा नहीं होगी, ये तभी होगी जब आपने जानबूझ के Cl2 को कैसे लिया हो, एक्सेस में, वरना हमेशा मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाकर छोड़ना है ना, डाई हेलो डेरिवेटिव, ट्राई हेलो डेरिवेटिव, ये नहीं छोड़ने। समझे बात को? ये जो शब्द लिखा तुमने नॉन सेलेक्टिव, इस शब्द का क्या मतलब है? नॉन सेलेक्टिव का मतलब क्लोरीन को ये बात नहीं मालूम है कि कौन से वाले कार्बन पे जाके जुड़ना है, ठीक। देखो ध्यान से, जैसे मान लो अभी तो एक ही कार्बन था तो एक ही जगह पे जुड़नी थी, तो मान लो हमने यहाँ पे Cl2 का रिएक्शन कराया और मोनो हेलो डेरिवेटिव बनाकर तुमको दिखा रहे हैं, एक्सेस में नहीं लिया, तो एक तो इस कार्बन पे अटैक हो सकता है क्लोरीन का, एक इस कार्बन पे हो सकता है, एक इस पे हो सकता है, इस पे हो सकता है। इसको नाम देते हैं 1 2 3 और 4। तो 1 और 4 सेम है, आइडेंटिकल कार्बन है, 2 और 3 आइडेंटिकल कार्बन हैं, तो 1 और 4 से एक ही प्रोडक्ट बनेगा, 2 और 3 से भी एक ही प्रोडक्ट बनेगा। तो हम सिर्फ 4 और 3 पर सब्स्टिट्यूशन करके दिखाते हैं। 4 पर क्लोरीन लगेगा तो ये बनेगा और 3 पर क्लोरीन लगेगा तो ये बनेगा। ये दोनों प्रोडक्ट्स पॉसिबल हैं क्लोरीन को लेकर के। क्या बोला? दोनों प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। तो जितने पॉसिबल रेडिकल्स हैं उन सब जगह पे क्लोरीनेशन होता है, कोई एक सेलेक्टिव जगह पर नहीं होता। इस कारण से हम लोग कहते हैं कि क्लोरीनेशन इज नॉन सेलेक्टिव। लेकिन सेकंड केस, अगर हम गलती से ब्रोमिनेशन करने लग गए, तो ब्रोमिनेशन तुम्हें क्या सजेस्ट करता है? ये हाईली सेलेक्टिव है। हाईली सेलेक्टिव होने का मतलब मोस्ट स्टेबल रेडिकल जहां बनेगा वहीं पर ब्रोमीन ऐड होगा, ठीक। याद रखना, एडिशन नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, मैंने लिख दिया है कि ब्रोमीन ऐड होगा। जैसे ये है, और यहां पे तुमने कहा H और यहां पे कहा Br2। अब मान लो कोने वाला हाइड्रोजन है, इसी का रेडिकल बना लो, तो रेडिकल तो अपने आप को रीअरेंज करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। तो यहाँ 2 डिग्री हो गया, और 2 डिग्री होने के बाद ब्रोमीन का फ्री रेडिकल इस पे अटैक करेगा और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनेगा, ओनली वन। और ब्रोमीन जो है वो पहले ही
बी आर रेडिकल और बी आर रेडिकल में टूट गया था। समझे बात को? जी हाँ, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आप भूल नहीं सकते इसको। अच्छा, अगर ऐसा है तो इसका मतलब ये है कि एक सवाल और सोच सकते हैं इसको। क्या सोच सकते हैं? मान लीजिए ये, और कहा Br2 सनलाइट, तो क्या होगा? तो हमने कहा यार देखो, एक ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 1 डिग्री कार्बन है। रेडिकल और कैटायन की स्टेबिलिटी एक जैसी होती है, सबसे स्टेबल 3 डिग्री रेडिकल होगा। तो 3 डिग्री रेडिकल होने के कारण से जो हमारा मेजर प्रोडक्ट, मेजर तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो ये बनेगा। बात पल्ले पड़ी है? जवाब है हाँ, बिल्कुल मस्त पल्ले पड़ी है। तो याद रखने वाली बात है कि जहां पर मोस्ट स्टेबल आदमी आएगा वही बनने वाला है। ठीक है, क्लियर? दूसरा जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो है फ्रॉम एल्कीन्स। हम एल्कीन्स से बना सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स, एल्काइल हैलाइड। कैसे बना सकते हैं? देखो, सबसे पहला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HBr से। HBr के अंदर दो साइड्स हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इसमें लगता है बेटा मार्क एडिशन, मार्कोनिकॉव एडिशन। मार्कोनिकॉव एडिशन का ट्रिक क्या है याद रखने की? कि देखो, एल्कीन दिख रहा है, एल्कीन दिख रहा है, एल्कीन में ये एक कार्बन है जिसमें एक हाइड्रोजन है, ये एक कार्बन है इसमें 2 हाइड्रोजन है। तो याद रखने वाली बात है कि जिसमें कम हाइड्रोजन है नेगेटिव पार्ट को वहां जोड़ दो, और जिसमें ज्यादा हाइड्रोजन है पॉजिटिव पार्ट को वहां जोड़ दो। बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो जुड़ा क्या? CH3 CH, और यहां आ गया बेटा नेगेटिव पार्ट और यहां आ गया पॉजिटिव पार्ट, ये बन गया। क्या हमने हेलोजन डेरिवेटिव तैयार कर लिया? जवाब है हाँ। और इस मार्क एडिशन का मतलब है कि जब भी कभी नॉन सिमेट्रिक एल्कीन्स होंगे तो नॉन सिमेट्रिक एल्कीन्स में नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम है। क्लियर है? ये सब हमने 10th क्लास में पढ़ा होता है। क्यों ऐसा होता है? उसके लिए एक बहुत सिंपल सा मेरे पास तरीका है बताने का आपको। एल्कीन है, एल्कीन्स इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, यानी खुद कैसे होते हैं? न्यूक्लियोफाइल्स। तो किन्हें पसंद करते हैं? बेसिस एसिड्स को पसंद करेंगे, इलेक्ट्रॉन लेने वालों को पसंद करेंगे। हमने इसकी सबसे पहले रिएक्शन H+ से कराई, अब लोन पेयर डोनेट कराया। ये करने पर दो पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी है कि ये कार्बन डोनेट करे, दूसरी पॉसिबिलिटी ये कार्बन डोनेट करे। अगर इसने डोनेट किया तो यहां कैटायन आया, अगर इसने डोनेट किया तो यहां कैटायन आया। अब तुम पूछोगे डोनेट कैसे हो रहा है, तो वो भी समझ लो। सबसे पहले देखो क्या होता है, ये ऐसा लिखना नहीं होता पेपर में, तुमको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। सबसे पहले ये तोड़ के ले गया अपने पास, ये जब तोड़ के ले गया अपने पास तो क्या हुआ? यहां माइनस और यहां प्लस, H+ आया, इसने इसको दे दिया, तो बना क्या? CH3 CH+ और यहां पे CH2 और H जुड़ गया। यही काम होता अगर ये तोड़ के ले जाता तो दूसरी चीज क्या बनती? CH3 CH यहां माइनस और यहां CH2+। तो H+ जब आता तो ये इसको डोनेट करता तो आखिरी में क्या बनता? CH3 CH नीचे H और यहां CH3। पल्ले पड़ी बात? जवाब है हाँ, बिल्कुल पल्ले पड़ी। इस तरह से डोनेशन होता है। मैंने पूरी बात लिखकर बताई है ना, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, ये ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो जो लेस स्टेबल है वो माइनर प्रोडक्ट बनेगा और जो मोर स्टेबल है वो मेजर प्रोडक्ट बनेगा। अब इसी के आगे क्या करना है यार, कुछ भी खास नहीं है। Br- है, न्यूक्लियोफाइल, अटैक करा दो इस पे, और इसके आगे क्या होगा? Br- है, अटैक करा दो इस पे, तो प्रोडक्ट बन जाएगा। नाउ यू गेट द प्रोडक्ट लाइक दिस। यहां पर आपको Br 1 डिग्री मिल रहा है, यहाँ Br 2 डिग्री मिल रहा है, और यही हमारा मेजर प्रोडक्ट है। और यही बात मार्कोनिकॉव एडिशन कहता है। तो मार्कोनिकॉव एडिशन को समझाने के लिए हम लोग स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन को पिक्चर में ले सकते हैं। ठीक, एक चीज और होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं पर ऑक्साइड इफेक्ट। क्या बोलते हैं बेटा? पर ऑक्साइड इफेक्ट। इसी को नाम देते हैं खराश इफेक्ट, और इसी को बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉव्स लॉ। तीनों एक ही बंधु हैं, है ना, सब कुछ एक ही है। होता क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ एनी पर ऑक्साइड,
अभी पेरोक्साइड क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होती है, ओ के बीच में सिंगल बॉन्ड की लिंकेज होती है। इसको हम लोग नाम क्या देते हैं बेटा, पेरोक्साइड लिंकेज। क्या नाम देते हैं, पेरोक्साइड लिंकेज। अगर कभी भी पेरोक्साइड की प्रेजेंस है तो Br अटैचेस टू कार्बन विथ मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और याद रखें कि खराश इफेक्ट में सिर्फ मैंने ये नहीं लिखा कि नेगेटिव पार्ट विल गो टू, मैंने लिखा है Br ओनली। तो दो बातें ध्यान रखना, खराश इफेक्ट, पेरोक्साइड इफेक्ट काम कब करता है, जब प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड होता है। और किसके लिए काम करता है, सिर्फ Br के लिए। पेरोक्साइड हो, लेकिन अगर क्लोरीन है तो पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। आयोडीन है, पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। OH माइनस है, पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। पेरोक्साइड होना चाहिए और ब्रोमीन होना चाहिए, दोनों कंडीशंस नेसेसरी हैं, कोई भी मिस करोगे नहीं बनेगा, समझे, तो मार्कोनिकॉफ एडिशन रहेगा। अच्छा, अब एंटी मार्कोनिकॉफ को देख लेते हैं एक बार, ध्यान से सुने। मान लेते हैं कि मेरे पास ये है और मैंने यहां पर लगाया HBr और यहां लगाया H2O2 और यहां लगाया HBr और यहां मैंने कुछ नहीं लगाया, ठीक। और इसी तरह से मैंने यहां पर लगाया H2O2 पेरोक्साइड और यहां लगाया HCl। तो देखो ध्यान से, यहां सिर्फ HBr है, सिर्फ HBr है, तो ये सेलेक्टिव होकर के स्टेबल जगह जाएगा, ठीक। देखो पेरोक्साइड है, पर पेरोक्साइड में क्या है, HCl, तो पेरोक्साइड का कोई लेन देन नहीं है, जैसा काम होता था वैसा ही होगा, यहां भी Cl लग जाएगा, ठीक। अब HBr की चर्चा करो, ब्रोमीन है और पेरोक्साइड है, तो यहां पर एंटी मार्क एडिशन हो जाएगा, तो यहां लग जाएगा Br। ये है एंटी मार्क एडिशन, ये है मार्क एडिशन, ये है मार्क एडिशन मतलब मार्कोनिकॉफ एडिशन। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है, ये याद रखने वाली बात है। तो ध्यान दो, जब कभी HBr होगा और पेरोक्साइड होगा तभी पेरोक्साइड इफेक्ट सोचना है, वरना पेरोक्साइड इफेक्ट काम नहीं करेगा। आर यू ओके विद दिस? यस सर। अब चर्चा हम लोग करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन में थर्ड प्रोसेस की, जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्रॉम एल्काइंस। देखो, एल्केन से बनाया, एल्कीन से बनाया, एल्काइन से बना रहे हैं। मान लो मेरे पास ये एल्काइन है और फिर से इसमें वही HBr लगा रहे हैं, तो यार वही मार्क एडिशन काम करने वाला है, और मार्क एडिशन काम करेगा तो क्या होगा, ध्यान से देखना मेरी बात को। चाहे एल्कीन हो चाहे एल्काइन हो, इन सब के पास क्या है बेटा, पाई बॉन्ड, और इस पे तो दो पाई बॉन्ड। तो लॉजिकली ये सब क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच, यानी ये सब खुद कैसे हैं, न्यूक्लियोफाइल। किसे पसंद करेंगे, पॉजिटिव चार्ज को पसंद करेंगे। अगर ये पॉजिटिव को पसंद करेंगे तो चेक करो एक बार जरा, हमारे पॉजिटिव है कहीं, यहाँ पॉजिटिव यहाँ माइनस, तो एक पाई टूटेगा, H को डोनेट किया जाएगा। H को डोनेट करने के बाद यहां पर आके H जुड़ जाएगा और कार्बोकेटाइन यहां बन जाएगा। सर कार्बोकेटाइन कोने में क्यों नहीं बना, बता चुके हैं कि बीच वाला कार्बोकेटाइन 2 डिग्री है, स्टेबल है, यही बनने वाला है। अब Br माइनस अटैक करेगा इसे, Br माइनस अटैक कर गया तो साहब दूसरे नंबर कार्बन पे ब्रोमीन लग गया। पर देखो अभी भी तो एल्कीन है ही ना, ब्रोमीन लगा है तो लगा रहे, एल्कीन तो तुम्हारे पास है ही, तो यहां पर HBr फिर से आ गया, क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत सारा था। ये पाई बॉन्ड टूट के फिर से H प्लस के पास, और फिर कहानी वही है कि H कोने में ही जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन तो 2 डिग्री स्टेबल, और अगले स्टेप में ये Br माइनस, ये Br माइनस फिर कार्बोकेटाइन पे लग जाएगा, और ऐसा होने पे जो आपके पास प्रोडक्ट बन के आ रहा है वो एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन बनकर आ रहे हैं, और एक ही कार्बन पे दो दो हेलोजन तो कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं बेटा इन्हें, कहते हैं जेमिनल डाई हैलाइड। क्या कहते हैं, जेमिनल डाई हैलाइड। वाओ, तो जेम डाई हैलाइड बनता है, एल्काइन से बना क्या बेटा, जेमिनल डाई हैलाइड। क्या बन गया, जेमिनल डाई हैलाइड बन गया, बहुत बढ़िया बात। चलो एक सवाल करके दिखाओ, यहां एल्काइन है और यहां पे HBr है, दो इक्विवेलेंट लगेंगे उसके, है ना, तो यहां पे ब्रोमीन और यहां पे ब्रोमीन, डायरेक्ट प्रोडक्ट समझ में आ रहा है, आना चाहिए, क्योंकि एक तो ये 1 डिग्री है और ये 2 डिग्री है, 2 डिग्री का कटायन स्टेबल होगा और 2 बार कटायन बनेगा, तो वहीं पे ब्रोमीन जुड़ जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं, बिल्कुल नहीं, लल्लू है। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है।
आओ देखो एक और सवाल बताते हैं तुमको, देखो गलत ना कर देना। यहाँ डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है तो एक ही बार होगा, एक HBr की रिएक्शन करा रहे हैं, क्या बनेगा? अब ध्यान सुनना, इन सभी कहानी में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा था, तो जब भी कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो तुम्हारी खोपड़ी कहां से जाएगी बेटा? मैकेनिज्म से। तुम अगर डायरेक्ट सोचोगे ना तो डायरेक्ट जो है वो कह देगा कि यहाँ पे ब्रोमीन लगा दो, और जबकि ये आंसर क्या हो जाएगा? गलत। देखो कैसे गलत। सबसे पहले तो आप हाइड्रोजन को यहां जोड़ दीजिए, यहां से इसको दीजिए, और यहां कार्बोकेटायन बनाइए। ये 2 डिग्री है और बाजू वाला क्या है? 3 डिग्री। तो रीअरेंजमेंट कराइए, हम कहेंगे हाइड्राइड शिफ्ट लगा दी। अब हाइड्राइड शिफ्ट लगाने के बाद मेरे हिसाब से कार्बोकेटायन कहां आ गया? इधर। और ब्रोमीन माइनस को कहां अटैक कराओ? इस पर। तो मेरे लिए ब्रोमीन यहां लगा। ये है भाई साहब आपका फाइनल प्रोडक्ट, समझ रहे हो? ये क्या है? फाइनल प्रोडक्ट। तो ये एल्काइन और एल्कीन से हेलोजन डेरिवेटिव बनाने की निंजा टेक्निक आपने आज के लेक्चर में सीखी। हालांकि आज के लेक्चर को एक बार थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, लंबा लेक्चर हो जाएगा तो फिर आप देखेंगे नहीं, इसलिए छोटे छोटे लेक्चर बनाने। हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन देखी, वुड्स रिएक्शन के आप देखें मैकेनिज्म 2 तरह के देखे, 2 मैकेनिज्म, आयनिक भी और रेडिकल भी। उसके बाद अनसिमेट्रिक एल्कीन्स नहीं बन सकते हैं इससे, वो भी देखा हम लोगों ने। मॉइस्ट ईथर लेते तो क्या हो जाता, इसलिए हम लोगों ने ड्राई ईथर लिया, सोडियम रिएक्शन कर लेता था। अमोनोलिसिस 1 डिग्री, देखो सबसे पहले क्या हुआ? अल्काइल हाइड लिया, अमोनिया लिया, अमोनिया से 1 डिग्री अमीन बना, 1 डिग्री अमीन से फिर अल्काइल हाइड की रिएक्शन हुई तो 2 डिग्री अमीन बना, 2 डिग्री अमीन से फिर अल्काइल हाइड की रिएक्शन हुई तो 3 डिग्री अमीन बना, और 3 डिग्री अमीन के फिर अल्काइल हाइड से रिएक्शन हुई तो अमोनियम सॉल्ट बना। ये याद रखने वाली बात है, मैंने आपको एक बढ़िया सा चार्ट बनाकर दिया है, याद रखिए। फिर एलिमिनेशन रिएक्शन आज का एजेंडा था। एलिमिनेशन में हमेशा एंडोथर्मिक प्रोसेस होता था, हीट सप्लाई करनी जरूरी होती थी, बेस चाहिए होता था, चाहे कॉन्जुगेट बेस हो किसी एसिड का या कुछ भी हो, आखिरी में बेस आता था। बेस आदमी ए को ले जाता था, लीविंग ग्रुप निकल जाता था। लीविंग ग्रुप भी चाहिए और बेस को पसंद करने वाला आदमी भी चाहिए। बेस कार्बोकेटायन पे अटैक करना नहीं प्रेफर करेगा, बाजू वाले एच पे अटैक करेगा। बढ़िया। एलिमिनेशन 2 प्रकार का था, E1 और E2। E1 में कार्बोकेटायन बनता है, स्लो होता है, आरडीएस होता है, बहुत बढ़िया बात है। बाइमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मोनो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन होती है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होती है, क्योंकि आरडीएस के अंदर एक मॉलिक्यूल काम कर रहा है, तो बेस की स्ट्रेंथ से वो डिपेंडेंट नहीं है, अच्छी बात है। रीअरेंजमेंट होता है क्योंकि कार्बोकेटायन बनता है। इसका एग्जांपल है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल में मैकेनिज्म में इतनी ध्यान नहीं रखना है, लेकिन फिर भी पढ़ना तो जरूरी होता है। आप देखें अगर तो इसके रिएजेंट्स याद रखने हैं, H2SO4 हीटिंग, H3PO4 हीटिंग, KHSO4 हीटिंग, ये 3 दिखे तो एलिमिनेशन कराना है। ठीक, अगला देखें E2 एलिमिनेशन पे ध्यान दें। E2 एलिमिनेशन सिंगल स्टेप प्रोसेस है, इसमें कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, रीअरेंजमेंट नहीं होता, बायोमोलिकुलर रिएक्शन है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। क्योंकि इसके आरडीएस के अंदर बेस इन्वॉल्व है, इसलिए बेस की स्ट्रेंथ पर रेट डिपेंड करेगा। ट्रांजिशन स्टेट बनती है, कार्बोकेटायन नहीं बनता। बढ़िया। एंटी एडिशन एंटी एलिमिनेशन है। इसके रिएजेंट्स याद रखो, इसका एग्जांपल है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, मतलब हाइड्रोजन हेलोजन दोनों हटेगा, पाई बॉन्ड बनेगा। एल्कोहलिक KOH डेल्टा याद रखें, एल्कोहलिक KOH से E2 होता है, एक्वस KOH से SN2 होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन के लिए KOH एक्वस नहीं होना चाहिए। सोडामाइड अमोनिया में, हाइड्राजीन, एथॉक्साइड, मेथॉक्साइड आयन हीटिंग के साथ, ये सब इसके रिएजेंट्स हैं। बढ़िया। मेथड ऑफ प्रिपरेशन, सबसे पहले हम लोगों ने एल्केन्स देखा, एल्केन्स में क्लोरीनेशन देखा, नॉन सेलेक्टिव होता है, हर पॉसिबल रेडिकल पे क्लोरीन लगेगा। उसके बाद ब्रोमिनेशन देखा, भाई सब सेलेक्टिव होते हैं, सिर्फ स्टेबल जगह पर लगते हैं। ठीक, एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। एल्कीन से बनाकर देखा, मार्कोनी कॉब एडिशन करा हम लोगों ने, तो नेगेटिव पार्ट जो होता है वो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन वाले कार्बन पर चला जाता है। लेकिन अगर ब्रोमीन जिंदा है और पेरोक्साइड भी आ गया उसके साथ तो एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन हो जाता है। ये एंटी मार्कोनी कॉब एडिशन पेरोक्साइड की प्रेजेंस में हो रहा है, लेकिन क्लोरीन के लिए, फ्लोरीन के लिए, ब्रोमीन के लिए, आयोडीन के लिए काम नहीं करेगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए काम करेगा? ब्रोमीन के लिए काम करेगा। एल्काइन से बनाने की कोशिश करो, वही मार्कोनी कॉब एडिशन है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट हो सकता है तो होगा, और मार्क एडिशन के हिसाब से कहानी लगेगी। ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। रीअरेंजमेंट बहुत ध्यान से देखना है, क्योंकि कार्बोकेटायन बन रहा है तो कहां से जाओगे भैया? मैकेनिज्म से जाओगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड तो करेंगे ही करेंगे, स्टार्ट करेंगे एराइल हैलाइड, यानी कि बेंजीन पे लगे हुए हैलोजेंस कैसे बनाए जाते हैं, उनकी रिएक्शन कैसे होती है। आर यू ओके विद दिस? यस सर, बिल्कुल आसान है। तो चलें नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, टिल देन फॉलो करते रहिए, देखते रहिए।